नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके अपने जॉब्स वाला के चैनल में। आज की इस क्लास का हमारा उद्देश्य दो टॉपिक कवर करना है। एंशिएंट इंडिया में क्या क्या फूड्स चल रहे थे, क्विजीन्स चल रहे थे, उनके नाम क्या उस समय होते थे, और दूसरा उसी एंशिएंट इंडिया में फूड प्रिजर्वेशन के लिए क्या टेक्निक्स चल रही थी। आज के इस टॉपिक का ध्येय हमारा यही है। ठीक है, चालू करते हैं। अभी तक मोटा मोटा तौर पे कहूं तो ऊपर ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं इसमें हमने हिस्ट्री ऑफ फूड को पढ़ लिया था। न्यू एंड ओल्ड वर्ल्ड वेजिटेबल्स और कोलंबियन एक्सचेंज हमने इसको पढ़ा हुआ है। हिस्ट्री ऑफ फूड इन इंडिया अभी भी चल रहा है, आज भी चलेगा, ये टॉपिक भी आज चलेगा, है ना। तो इसको भी हम आज पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक को भी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात क्लियर है। चालू करते हैं। आप में से जो लोग पहली बार इस चैनल में जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी इन क्लासेस को देख सके। और हिंदी और इंग्लिश माध्यम में नोट्स उपलब्ध हैं, जिसको भी नोट्स चाहिए हैं तो मुझसे इस नीचे लिखे हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, नोट्स के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चालू करते हैं हमारी क्लास को बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक जैसा कि हमने बात करी कि फूड इंग्रेडिएंट्स एंड क्विजीन्स और अग्रेन्स मेंशन्ड इन इंडियन एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। ठीक है, तो पुराने हमारे जो वैदिक धर्म के ग्रंथ रहे उनमें किन किन अन्नों की चर्चा की गई है, अनाजों की चर्चा की गई, उसके बारे में हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। वेद उठा लीजिए आप, उपनिषद उठा लीजिए आप, है ना, और महाकाव्य उठा लीजिए, रामायण महाभारत, तो इन सब में बहुत सारी चर्चाएं की गई हैं। इन सभी के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि पुराने जमाने में जो अन्न, आज जैसे गेहूं है तो उसको पुराने जमाने में किस नाम से जाना जाता था, है ना। पुराने जमाने में फूड प्रोसेसिंग की, प्रिजर्वेशन की क्या क्या टेक्निक चलती थी, उन सब के बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेन्स और स्टेपल्स को लेकर के। ग्रेन्स और स्टेपल्स या मुख्य अनाज को लेकर के क्या व्यवस्था चल रही थी। तो ग्रेन्स वर द फाउंडेशन ऑफ द एंशिएंट इंडियन डाइट, है ना। ये और सिर्फ एंशिएंट की नहीं, आज भी ग्रेन्स जो हैं वो आज भी हमारे लिए स्टेपल फूड है, चाहे गेहूं हो, चावल हो, है ना, ये हमारे लिए आज भी स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड मतलब होता है मुख्य आहार, है ना, वो आज भी हमारा मुख्य आहार है। उसी तरीके से उस जमाने में भी मुख्य आहार होता था। ऐसे ही यहाँ पर सबसे पहला आता है बार्ले। पिछली क्लास में हमने बार्ले के बारे में, जौ के बारे में, जवा के बारे में बहुत चर्चा की हुई थी। उसी के बारे में यहाँ पे थोड़ी सी और बात करने वाले हैं कि इसके बारे में, मतलब यूं कह लीजिए कि जो सबसे पहला मेंशन आता है ना, जो सबसे पहला मेंशन आता है, जो सबसे पहली चर्चा आती है किसी अनाज की, तो वो क्या था, जौ ही था। और जौ को पुराने जमाने में यव के नाम से जाना जाता था, है ना। मतलब वैदिक ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथ में कौन सा स्पेसिफिक, तो ऋग्वेद में, है ना, किसमें, ऋग्वेद में उसको यव कहा गया है, यव के नाम से पुकारा गया है। ठीक है, और वो जो यव होता था उसका एक कहें दलिया के रूप में उसका निर्माण किया जाता था, जिसको यवागु बोलते थे ना, क्या कहते थे, यवागु। इसके अलावा यव की रोटियां भी बनाई जाती थी। तो जब यव, बार्ले एक ही चीज है जो कि ऋग्वेद में क्या है, मेंशन्ड है, और वैदिक कालखंड में, ऋग्वैदिक कालखंड में इसकी खेती की जाती थी, बहुतायत में खेती की जाती थी। दूसरा आता है चावल, राइस। राइस को व्रीहि कहते थे, क्या कहते थे, व्रीहि कहते थे। इसी को कई बार तांदुल कहा गया है ना, कई बार क्या कहा गया है, तांडुल कहा गया है। तो व्रीहि या तांडुल यदि कहीं मेंशन आता है तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, चावल की बात हो रही होगी। ठीक है, अब ये जो चावल था, है ना, राइस वॉज यूज्ड इन ऑफरिंग्स एंड एज ए स्टेपल फूड। तो भगवान को अन्न अर्पण करना है तो क्या चढ़ाया जाता था भाई, चावल चढ़ाते थे। इसके अलावा अपने लिए तो इंसान यूज कर ही रहा था मुख्य आहार के तौर पर। ठीक है, इसके बाद आता है व्हीट या गोधूम। व्हीट या गोधूम की बात करें तो इसकी चर्चा कई ग्रंथों में है, महाभारत में भी देखने को इसकी चर्चा मिलती है। इसका जो उपयोग था प्रमुख तौर पे वो ब्रेड या रोटी बनाने के लिए किया जाता था। इसके अलावा इसका उपयोग दलिया बनाने के लिए किया जाता था। बोले साहब गेहूं से दलिया कैसे बनाए, वो दलिया जो होती है गेहूं की बनती है ना, दलिया जो होती है वो गेहूं की बनती है। गेहूं को आप मोटा मोटा पीस लीजिए, दलिया बन जाती है। गेहूं को महीन पीस लीजिए, आटा बन जाता है, रोटी बना लीजिए। ठीक है, तो व्हीट जिसको कहा क्या जाता था, गोधूम कहते थे। ठीक है, इसके बाद आता है मिलेट्स, मोटे अनाज या श्री अन्न, जिसको आज कहा जाता है, आजकल सरकार श्री अन्न कहती है। इन्हीं को आजकल श्री अन्न को ही क्या कहते हैं, सुपर फूड कहते हैं ना, सुपर फूड, ये भी ध्यान में रखना है भाई, है ना। सुपर फूड्स भी श्री अन्न है, श्री अन्न भी मोटा अनाज है, मोटा अनाज ही क्या है, मिलेट्स है। ठीक है, इसमें कई सारे मोटे अनाज प्रचलन में थे उस समय, जैसे उदाहरण के रागी या फिंगर मिलेट जिसको कहते हैं, ज्वार और बाजरा, पर्ल मिलेट, सोरगम, फिंगर मिलेट, है ना, ये सब क्या है प्रचलन में उस समय होता था।
इन सब का जो चर्चा है, मेंशन आता है, वो अथर्ववेद में कई बार इनका चर्चा किया गया है। ठीक है, कुछ और ग्रेन्स भी मेंशन थे, जैसे उदाहरण के लिए कोदो कुटकी जो होता है ना, कोदो और कुटकी में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है। आप कोदो से उसका छिलका निकाल करके मेन प्रोडक्ट निकाल लीजिए बाहर, तो कुटकी कहलाता है, कूट के निकाला गया इसलिए कुटकी कहलाता है। ठीक है, तो कोदो हो गया, कुटकी हो गया, सांवा हो गया, ये भी मोटा अनाज होता है ना, इसके अलावा निवारा हो गया, ये कई सारे क्या है अन्य अनाज या फूड ग्रेन्स या स्टेपल ग्रेन्स वहां पे क्या है मेंशन्ड है, हमारे धर्म ग्रंथों में वो चीजों को क्या किया गया, उल्लेखित किया गया है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पल्सेस या लेंटिल्स या लेग्यूम्स को लेकर के, है ना, लेग्यूमिनेसी फैमिली की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी कई चीजों का मेंशन आता है। जैसे उदाहरण के लिए उड़द दाल या मास, उड़द दाल को क्या कहा जाता था उस समय, मास कहते थे, जिसको अभी के समय हम क्या कहते हैं, ब्लैक ग्राम कह लेते हैं, या सामान्यतः उड़द दाल ही कह लेते हैं उसको। ठीक है, तो जो ब्लैक ग्राम या उड़द दाल, उसको ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक कालखंड में, जिसका उल्लेख भी ऋग्वेद में है, उसको मास के नाम से उल्लेखित किया जाता था। दक्षिण भारत में इसे डोसा और इडली बनाने के लिए उपयोग किया जाता था, और आज भी उपयोग होता है। डोसा और इडली बनाने के लिए उड़द दाल का उपयोग आज भी चल रहा है, और सिर्फ डोसा इडली नहीं बनता है। आप उत्तर भारत में जाएंगे, बघेलखंड बुंदेलखंड में, तो बड़ा वगैरह जो बनाया जाता है ना, बड़ा, कई बार इसको बड़ा कहते हैं, कई बार उसको बड़ा कहते हैं, तो बड़ा मुंगोरा जो बनाया जाता है वो भी इसी में से ही बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आता है इसी में मुक्त, या उसी को हम कहते हैं मूंग दाल, है ना, आज की तारीख में हम क्या कहते हैं, मूंग दाल कहते हैं, उस कालखंड में उसको क्या कहा जाता था, मुग्ध कहते थे। ठीक है, इसका उल्लेख यजुर्वेद में किया गया, इसे सूप और खिचड़ी के रूप में क्या प्रयोग किया जाता था। ठीक है, इसके बाद आता है मसूर या रेड लेंटिल या मसूर दाल, तो इसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। इसे विभिन्न प्रकार की दाल सब्जियों के लिए क्या उपयोग किया जाता, तो मसूर का दाल हो गया, है ना। इसके अलावा जिसको रेड लेंटिल कहते हैं, इसके अलावा आपका ब्लैक ग्राम हो गया, जिसको आप उड़द दाल कहते हैं, लेकिन उसको ऋग्वैदिक ग्रंथों में माश कहा गया है। ऐसे ही आपका क्या हो गया, मूंग दाल हो गया, ग्रीन ग्राम, जिसको ऋग्वैदिक ग्रंथों में मुग्ध के नाम से उल्लेखित किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ क्या थी, पल्सेस थी। इसके अलावा पल्सेस में एक चीज आखिरी में आती है, वो है चणक। चणक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा, चना को कहते थे ना, चणक मतलब क्या होता है, चना होता है, जिसको अथर्ववेद में उल्लेखित किया गया है। और इसका जो उपयोग होता था, जो पहले था वही आज भी है, कि जैसे बेसन बनाने में उपयोग कर रहे थे, चना मसाला बनाने में उपयोग कर रहे थे, अन्य अन्य चीजों में उसको उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो प्राइमरीली क्या हो जाता है, बेसन बनाने में उपयोग किया जाता था। ठीक, इसके बाद आता है डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स या दुग्ध उत्पादों को लेकर के बात करें, तो एक दूध होता था, है ना। जैसे उदाहरण के लिए ये दो शब्द होते हैं संस्कृत में, दो चीजें होती है उसमें हिंदी व्याकरण में। एक चीज होती है तत्सम, है ना, एक चीज क्या होती है तत्सम, और एक चीज क्या होती है तद्भव, है ना, तत्सम और तद्भव। तो बोले तत्सम क्या होता है, तो संस्कृत भाषा के जो शब्द आज भी हिंदी भाषा में एज इट इज प्रयोग हो रहे हैं, वो तत्सम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या हो गया, दुग्ध। और संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो अपने परिवर्तित रूप में आज भी उपयोग हो रहे हैं, थोड़ा परिवर्तन के साथ उपयोग हो रहे हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या होगा, दूध, तो समय के साथ जो दुग्ध शब्द था वही क्या बन गया, दूध बन गया। दुग्ध शब्द किसमें कन्वर्ट हो गया, दूध में कन्वर्ट हो गया। तो ये ऋग्वेद में क्या उल्लेख मिलता है, और इसी ऋग्वेद में आपको चर्चा मिल जाती है गाय की, जो कि दुग्ध किसका प्रोडक्ट है, गाय का ही तो प्रोडक्ट है ना, उसी से तो निकल के आ रहा है, और उसी गाय की चर्चा वहां पर की गई है। अभी आगे और पढ़ेंगे इनके बारे में। इसके अलावा एक आ जाता है दूध से बना हुआ एक प्रोडक्ट दही। तो ऋग्वेद ग्रंथों में जिसको आज आप दही कहते हैं, उसको ऋग्वैदिक ग्रंथ में क्या कहा गया, दधी कहा गया है, जिसका उल्लेख किसमें आता है, यजुर्वेद में भी उल्लेख आता है। ठीक है, तो ये दुग्ध हो गया और दधी हो गया। इसके अलावा एक आ जाता है आपका इसमें घृत, है ना। इसके अलावा क्या आता है, घृत आ जाता है। घृत को कई यज्ञों के लिए पवित्र माना गया था, जिसको आप आज की तारीख में घी कहते हैं। कई लोग उसको क्लैरिफाइड बटर कहने लग गए हैं, बट तुम कहो कुछ भी, वो घी ही रहेगा, है ना, उससे उसको तो फर्क पड़ता नहीं है। इसका उल्लेख ऋग्वेद और अथर्ववेद में किया गया है। इसके अलावा एक चीज आती है नवनीत। कोई दोस्त होगा तुम्हारा, तो उस दोस्त का, जो तुम्हारा दोस्त होगा नवनीत जिसका नाम होगा, उसका मतलब होता है मक्खन, है ना, वो क्या है, मक्खन है। तो महाभारत में इसका वर्णन किया गया, इसे भोजन में और प्रसाद के रूप में क्या उपयोग किए जाने की चर्चा मिलती है। तो मक्खन ही नवनीत कहलाता है, नवनीत ही मक्खन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो प्राचीन जो ग्रंथ रहे उनमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की भी चर्चा मिलती है। जैसे उदाहरण के लिए एक हो जाता है आम्र।
आम्र फल की चर्चा आम के रूप में मिलती है। इसके अलावा कदली फल है ना, क्या मिलता है, कदली फल मतलब क्या होता है, केला होता है। ऐसे ही एक दाडिम होता है, दाडिम मतलब होता है अनार है ना, जिसको आज की तारीख में आप पॉमग्रेनेट कहते हैं, अनाज कहते हैं, अनार कहते हैं, वो उस समय पहले क्या कहलाता था, दाडिम फल कहलाता था। इसके अलावा खजूर की चर्चा रामायण में मिलती है, जिसको आज की तारीख में आप क्या कहते हैं, खजूर कहते हैं ना, क्या है, खजूर। ऐसे ही कुछ सब्जियों की चर्चा भी मिलती है। इन सब्जियों में जैसे एक क्या होता था, कारवेल्लक होता था, जिसको करेला कहते हो आज की तारीख में, है ना, जो उसका उल्लेख चरक संहिता में किया गया है कई सारी बीमारियों के संबंध में। ऐसे ही एक लौकिक होता है, जिसको लौकी कहा जाता था, कहा जाता है। इसके अलावा एक कुष्मांडक होता है ना, क्या होता है, कुष्मांडक। कई बार इसको कुष्मांड कहते हैं और कई बार क्या कहते हैं, कुष्मांडक कहते हैं। तो ये जो कुष्मांडक होता है इसका मतलब क्या होता है, कद्दू है ना, इसका मतलब क्या होता है, कद्दू होता है। तो ये ध्यान में रखना है। ऐसे ही आखिरी में क्या आता है, वर्तक आता है, वर्तक मतलब क्या होता है, बैगन। ठीक है, तो कई सारे फलों और सब्जियों की चर्चा यहाँ पे की गई है, जिनमें फलों में आम्र हो गया, दाडिम हो गया, कदली फल हो गया, खजूर हो गया। ऐसे ही कई सारी सब्जियों की चर्चा की गई, जिसमें कुष्मांडक कद्दू हो गया, लौकिक लौकी हो गया, है ना, वर्तक मतलब बैंगन हो गया, और कारवेल्लक मतलब क्या हो गया, आपका करेला हो गया। ठीक है, तो इन चीजों की चर्चा वहां पे देखने को मिलती है। ठीक, इसके बाद आता है यहाँ पे मसाले वगैरह को लेकर के। तो मसालों में कई मसालों का मेंशन मिलता है, जैसे एक हरिद्रा का उल्लेख आता है। आज की तारीख में जो हरिद्रा है उसको आप हल्दी बोलने लग गए हैं ना, उसको क्या बोलने लग गए हैं, तदभव, उसमें हल्दी बोलने लग गए हैं। ऐसे ही चर्चा आती है किसकी, अदरक की। अदरक का मतलब होता है अदरक, है ना, अदरक का मतलब क्या होता है, अदरक, तो उसकी भी चर्चा आती है। ऐसे ही एक होता है मरीच, है ना, मरीच का मतलब होता है काली मिर्च, मरीच, है ना। बोले एक शब्द होता है, एक शब्द होता है, समझो, मिर्च, है ना, एक शब्द क्या होता है, मिर्च। अब मिर्च को ही तुम क्या करो, अपभ्रंश करो। मिर्च का जब तुम अपभ्रंश तैयार करोगे तो एक नया शब्द बन जाएगा, मिर्च, मरीच, मिर्च, मिर्च, मिर्च। तो मिर्च को तुम थोड़ा थोड़ा क्या कर दो, अपभ्रंशित कर दो, तो क्या बन जाएगा, मरीच। बोले भाई साहब एक मरीच देना, क्या देना, मरीच, एक काली मिर्च देना। ठीक है, इसके बाद एक किसी में आ जाता है जीरा या जीरक, और क्या आ जाता है, धन्या, जिसको आप क्या कहते हैं, धनिया कहते हैं। ठीक है, जीरा और धनिया आपके सिलेबस में भी शामिल किया गया है, यूनिट नंबर 5 में, है ना, तो वहां पे अलग से ये सब पढ़ना पड़ेगा बहुत डिटेल में। खैर, अभी के लिए इतना ही ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं कुछ पेय पदार्थ। पेय पदार्थों में एक चीज आती है सोम। बोले सोम रस का पान करेंगे, इसका कई सारे ग्रंथों में उल्लेख है, ऋग्वेद में भी उल्लेख किया गया है। यह एक पवित्र अनुष्ठानिक पेय के रूप में जाना जाता है। ये कई सारी वृक्षों की लताओं से और फलों से निकले हुए रसों का मिश्रण होता है, जिसको सोम कहते हैं, है ना। ऐसे ही मेंशन आता है किसका, मधु का, जिसको शहद कहते हो, और एक आता है मट्ठे का, जिसका हम क्या कहते हैं, तक्र कहते हैं। अब अगेन, मट्ठा एक पेय पदार्थ की श्रेणी में भी रखा जा सकता है, और मट्ठा दुग्ध की श्रेणी में, दुग्ध वाले पदार्थों की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट में भी रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहां से कुछ अन्य चीजें देखनी है हमको, कि किन किन चीजों के बारे में उल्लेख किया गया है। फ्रूट्स के बारे में हमने चर्चा करी। फ्रूट्स में कदली फल हमने देख लिया कि बनाना को कहते थे, केला को कहते थे। कपित्थ आता है, कपित्थ किसको कहते थे, बेल को कहते थे। बेल तुम्हारे घर के सामने होगा, बेल पत्री तोड़ते हो, उसमें फल जो लगता है वो भी मीठा होता है, खाने लायक होता है, उसका रस बना के पिया जाता है। ठीक है, तो कपित्थ होता था। ऐसे ही अंगूर को द्राक्ष कहते थे, है ना, अंगूर को क्या कहते थे भाई, द्राक्ष कहते थे। ये जामुन जो है उसको जम्बू कहते थे, जम्बू द्वीपे। भारत का एक नाम क्या है, जम्बू द्वीपे। किसके नाम पे पड़ा वो जम्बू द्वीपे, जामुन के नाम पर पड़ा। ठीक है, ऐसे ही गूजबेरी को क्या कहते थे, आमलिकी कहते थे। आंवला जो होता है वो आंवला आमलिकी कहला गया। और ऐसे ही बेर को क्या कहते थे, बदर कहते थे, है ना, बेर को क्या कहते थे, बदर। अभी ठंड का सीजन है तो बेर मिलेगी मार्केट में, उसको बदर कहते थे। तो वैदिक ग्रंथों में कई सारे फलों का उल्लेख है, जिसमें कदली फल हो गया, है ना, ऐसे ही कपित्थ हो गया, द्राक्ष हो गया, जम्बू हो गया, आमलकी हो गया, बदर हो गया। पीछे आपने दाड़िम देखा था, है ना, अनार को कहते हैं दाड़िम। आम्र देखा था आपने, आम को कहते हैं। तो ये भी हमने पीछे देखे हुए थे। अब इसके बाद वेजिटेबल्स को लेकर के, तो भाई उर्वारक किसको कहते हैं, खीरे को कहते थे। वर्तक बैगन को कहते थे, पीछे आपने देखा। प्याज को पलांडू कहा जाता था। पंपकिन को कुष्मांड कहते थे। कद्दू को क्या कहते थे, कुष्मांड, कुष्मांडक, है ना। ऐसे ही मशरूम को छत्रांक कहा जाता था। लहसुन को लहसुन कहते थे। और ऐसे ही आपका आ जाता है बॉटल, है ना, अलाबू एग्जैक्टली आ जाता है। तो ये
कई सारी क्या सब्जियां प्रचलन में होती थी, उन सब्जियों के भी अपने अपने क्या होते थे उस समय के नाम होते थे, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ऐसे ही आपका इसमें आ जाता है सेरेल्स को लेकर के, अनाजों को लेकर के, जिसमें आपने पीछे भी देखा था कि गेहूं को गोधुम कहते थे और चावल को व्रीहि कहते थे, है ना, चावल को व्रीहि कहते थे या तंडालू कहते थे, है ना। इसके अलावा जवा को यव कहते थे, मिलेट्स को श्यामका कहा जाता था। मिलेट्स में कई सारे मिलेट्स थे, लेकिन उनको कलेक्टिवली श्यामका कहा जाता था क्योंकि वो श्याम रंग के होते हैं। कभी भी आपने मिलेट्स को उठा के देखा होगा, है ना, तो वो श्याम रंग के दिखाई देते हैं, मतलब कि थोड़ा सा ब्लैकिश दिखाई देते हैं ना। इसके अलावा मिलेट्स में ही एक चीज होती थी प्रियांगो, उसको कहते थे। वाइल्ड राइस को, जो जंगलों में होने वाला चावल खुद से उग जाता है ना, उसको नीवार कहते थे। और ऐसे ही मेज को क्या कहा जाता था, मक्का, जो कि आज भी क्या है बकायदा कहा जाता है। ठीक है, तो ये सेरेल्स का कुछ प्रचलन था। पल्सेस में यदि आप चले तो मसूर आपने पीछे देखा था, है ना, हमने उसको पीछे पढ़ा था। ऐसे ही काऊ पीच को लोबिया कहा जाता था, है ना। माश या ब्लैक ग्राम आपने उड़द को कहा था। मूंग को आपने मुग्ध कहा था, है ना। चना को आपने चणक कहा था, क्या कहा था, चणक कहा था। तो ये भी पीछे हमने कहानी पढ़ी हुई है ना, उसमें अभी वापस नहीं जाते हैं। स्पाइसेस को लेकर के भी आपने कई सारे नाम देखे थे, जैसे उदाहरण के लिए सेसम को हम तिल कहते थे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पहले सिर्फ तिल को ही तेल बोला जाता था, लेकिन आगे चल करके तेल को हमने क्या बना दिया, एक जनरल टर्म बना दिया, जनरल टर्म बना दिया, और हर तेल को हम तेल बोलने लग गए। लेकिन पहले सिर्फ क्या किया था, तिल वाले तेल को ही तेल बोला जाता था। ठीक है, तो यही पे वहां पे लिखा हुआ है। तो तिल हो गया, सेसम जो तिल का तेल होता था उसको तिल बोलते थे। ऐसे ही काली मिर्च को मरीच बोलते थे, पीछे पढ़ा हमने, है ना। लॉन्ग पेपर को या पिपली बोला जाता था, हरिद्रा हमने पढ़ा। जिंजर को शुंठी बोलते थे, है ना, मतलब जो अदरक है वो अदरक होती थी, लेकिन वही सूख जाए तो शुंठी बन जाती थी। ऐसे ही क्यूमिन को हम जीरक बोलते थे, है ना। जो अदरक होती है वही सूख करके क्या बन जाती, शुंठी बन जाती लंबे समय में। तो अदरक को तो अदरक बोल रहे थे हम, लेकिन जो उसका बाई प्रोडक्ट बाद में निकल करके आया प्रोसेसिंग के बाद, उसको हमने क्या बोल दिया, शुंठी बोल दिया। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सोम। पीछे हमने डिस्कस किया, पानी को आप बोला जाता था, बटर मिल्क को तर्क बोलते थे ना, बटर मिल्क को क्या बोलते थे, तक्र बोलते थे। ऐसे ही सरल सूप जो होता था उसको कांजीक बोलते थे। शुरा हो गया, दुग्ध हो गया और मधु हो गया, ये पीछे हमने डिस्कस किया हुआ है। ऐसे ही दही हो गया, आपका दही कहा जाता था, तो वो भी हमने पीछे देखा हुआ था। ठीक है, स्वीटनर्स को लेकर के बात करें तो जो जैगरी है, गुड़ है, वो गुड़ ही कहा जाता था, है ना। जो गन्ने का रस होता था उसको इच्छु रस कहते थे, गन्ने के रस को क्या कहते थे, इच्छु रस, है ना। मधु या हनी, जिसको आप आज की तारीख में शहद कहते हैं, उसको मधु के अलावा मच्छिक भी कहा जाता था। ऐसे इसके अलावा पाम जूस को ताल रस कहते थे और शक्कर को शर्करा कहा जाता था उस समय। जानवरों को लेकर के कि भाई उस समय लोग मांसाहार भी करते थे, तो भाई मांस खाओगे तो बताना पड़ेगा ना काय का मांस खा रहे हो। तो हिरण का मांस खा रहे हो तो मृग हो गया, सांड का मांस खा रहे हो तो वृषभ हो गया, है ना। पक्षियों का वाला अलग कहानी हो गया। ऐसे ही अजा होता था, गोट और सीप को क्या कहते थे, अजा कहते थे। और अश्व का पालन भी किया जाता था, तो उसको अश्व हो ही गया। ठीक है, तो वो चीज भी चलती थी। इसके बाद आता है आपका डेयरी प्रोडक्ट्स में, तो घृत आपने ऑलरेडी देखा हुआ था, दुग्ध आपने देखा हुआ था, दही देखा हुआ था, तक्र आपने देखा हुआ था, बटर मिल्क, है ना, एग्जैक्टली मट्ठा, और नवनीत मतलब मक्खन। तो ये पीछे शब्द आपने ऑलरेडी देखे हुए थे, इसको हमने पढ़ा हुआ था। फैट्स को लेकर के बात करें तो सरस पतेल आपने पढ़ा, जिसको मस्टर्ड ऑयल बोलते हैं, है ना। ऐसे ही आपने घृत पढ़ा, घी पढ़ा। ऐसे ही आपने तिल स्नेह, जिसको जो तिल का तेल होता था उसको तिल स्नेह बोलते थे, है ना। और बटर आपने पीछे देख लिया, मक्खन, नवनीत, वो आपने पीछे देखा। इतने प्रकार की चीजें, अनाज, क्यूजिन्स आदि आदि प्रचलन में होते थे। अब देखो ये जो चीजें चल रही हैं, प्रचलन में चल रही, इनको हमको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग लास्टिंग बनाना पड़ेगा, लंबे समय तक चल पाए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक चल पाए। तो किसी भी खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक चलाने के लिए आपको उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, है ना। उसको किसी न किसी ट्रीटमेंट से गुजारना पड़ेगा, प्रिजर्वेशन की तकनीक से गुजारना पड़ेगा। अब प्रिजर्वेशन करने के लिए कई मेथड प्रयोग की जा सकती है। जैसे आज की तारीख में आप क्या प्रयोग करते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, स्टेरिलाइजेशन हो गया, पाश्चराइजेशन हो गया, ड्राइंग हो गया, फ्राइंग हो गया, इस प्रकार के मेथड्स प्रयोग करते थे। उस समय भी प्रयोग किए जाते थे कई सारे मेथड, जैसे उदाहरण के लिए थर्मल प्रोसेसिंग।
अब थर्मल प्रोसेसिंग में आप क्या करते थे, तो शोषणम करते थे। बोले साहब शोषणम क्या है, शोषणम, तो शोषणम का मतलब होता है कुकिंग विदाउट वाटर। शोषणम का मतलब क्या होता है, कुकिंग विदाउट वाटर। तो कुकिंग विदाउट वाटर की प्रक्रिया के माध्यम से आप अपने फूड प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को कई दिन तक बढ़ा सकते थे। ठीक है, तो फूड प्रोसेसिंग की जो एक टेक्निक वहां पे यूज की जाती थी उसको हम क्या बोलते थे, शोषणम बोलते थे। ऐसे ही एक तकनीक यूज होती थी भरजनम। बोले भरजनम तकनीक का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है रोस्टिंग, है ना। भरजनम तकनीक का मतलब क्या होता है, रोस्टिंग, कि भाई एक तवा में आपने डाल लिया या किसी अन्य गर्म पात्र में आपने अपने प्रोडक्ट को डाल लिया और उसको रोस्ट कर रहे हो गर्म आंच में, ताप में, है ना, तो वो हो गया, उससे सेल्फ लाइफ बढ़ गई। इसके बाद आता है पाचनम, कुकिंग। भाई नॉर्मल जो कुकिंग की प्रोसेस होती है ना, जैसे अभी आज आपके घर में खाना बना होगा, वो पाचनम हो गया, है ना। इसके बाद आता है क्वथनम। क्वथनम का मतलब होता है स्लो बॉइलिंग, लंबे समय तक आप धीरे धीरे बॉइल कर रहे हैं, लंबे समय तक आप धीरे धीरे बॉईल कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए पुराने जमाने में क्या होता था, दूध की वो बढ़ाने के लिए, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए जमीन के नीचे क्या किया जाता था, एक गड्ढा खोदा जाता था लगभग 1-1.5 फीट का, है ना, और उस गड्ढे में क्या कर दिया जाता था, आपका थोड़ी सी मिट्टी डाल दी, थोड़ी सी अग्नि डाल दी जाती थी, और उस अग्नि के ऊपर जिस पात्र में वो होता था, दूध होता था, मतलब मटकी में होता था दूध पहले तो उस मटकी को उस गड्ढे के अंदर रख के और ढक दिया जाता था। अब जो दूध होता था उस आंच में धीरे 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 क्या होता था, पकता रहता था। इससे दूध की सेल्फ लाइफ भी बढ़ गई और वो खाने लायक भी बढ़िया हो गया। ठीक है, इसको प्रोसेस को क्या बोला गया, क्वथनम। ऐसे ही एक चीज होती थी ओदनम, मतलब बॉइलिंग। यहां पे क्या होता है, क्वथनम का मतलब स्लो बॉइलिंग और ओदनम का मतलब होता है फास्ट बॉइलिंग, तुरंत बॉइल कर दो उसको, सेल्फ लाइफ बढ़ा दो। ठीक है, ऐसे ही आता है तालनम, तलना। तालनम का मतलब क्या होता है, तलना। तलने का मतलब होता है सैलो बॉइलिंग, है ना, गहरी एकदम डीप फ्राइंग कर दो, है ना, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, तालनम। जब किसी चीज को आप फ्राई कर देते हैं तेल में तो उसकी सेल्फ लाइफ अपने आप बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए मूंगफली है, मूंगफली तुम ऐसे ही रखी रहने दो बाजार से ला करके, तो कुछ दिन बाद उसमें क्या लग जाएगा, फंगस लग जाएगी। लेकिन उसी मूंगफली को तुम क्या कर दो, सेलो फ्राइंग कर दो, मतलब तल दो, तो तलने के बाद क्या हो जाएगा, अब तल के डब्बे में भर दो नमक लगा करके, तो उसकी सेल्फ लाइफ अपने आप बढ़ गई। अब वो खराब नहीं होगी महीने, 1.5 महीने, 2 महीने। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, एक और प्रोसेस वो है अवद्रणम। अवद्रणम का मतलब होता है इमर्सिव फ्राइंग इन ऑयल। अवद्रवन का मतलब क्या होता है, इमर्सिव फ्राइंग इन ऑयल, है ना, तो ये ऑयल के में क्या कर दो, उसकी फ्राइंग कर दो। तो ये प्रोसेस को थर्मल प्रोसेस के तहत 5-6 प्रक्रियाएं अपनाई जाती थी, जिसमें शोषणम हो गया, भर्जनम हो गया, पाचनम हो गया, क्वथनम हो गया, ओदनम हो गया, तालनम हो गया और अवद्रणम हो गया। ठीक है, कुछ मैकेनिकल प्रोसेसिंग अपनाई जाती थी। मैकेनिकल प्रोसेसिंग में सबसे पहले होता था पेषणम। पेषणम का मतलब ग्राइंड करना। तुम्हारे घर में वो होगा ना, ग्राइंडिंग मशीन होगी, मिक्सर ग्राइंडर होगा, तो मिक्सर ग्राइंडर में तुम आज की तारीख में जो करते हो, उस समय मिक्सर ग्राइंडर नहीं होता था। तो ये दिख रहा है ना, इस प्रकार के पात्र में किया जाता था, सिलबट्टे में किया जाता था, समझ रहे हो, है ना। सिलबट्टा हो गया और वो चौकी हो गई, उसमें पीसा जाता था। तो ग्राइंडिंग की अलग अलग प्रोसेस अपनाई जाती थी, लेकिन ग्राइंडिंग किया जाता था उस समय, एक ये प्रोसेस थी। इसके अलावा मंथनम, है ना, मंथनम मतलब रीडिंग, मतलब कि मथ रहे हैं उसको बहुत ज्यादा, तो वो एक प्रोसेस, मैकेनिकल प्रोसेस अपनाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए कि तुम जो मक्खन जम जाता है, दही जम जाता है, एग्जैक्टली, है ना, जो दही जम जाता है उसको मत करके तुम क्या निकाल लेते हो, उसमें से घृत निकाल लेते हो और अपना मट्ठा उसमें से अलग निकल जाता है। तो वो मंथनम की प्रोसेस के माध्यम से हुआ, मैकेनिकल प्रोसेस हो गई है ना, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, किसी चीज को रस्सी के सहारे या लकड़ी के सहारे बांध करके मथ रहे हैं। अथवा घरों में क्या आता है, उस एक मथने के लिए वो आती है, पात्र आता है। ठीक है, इसके अलावा एक होता है वलनम, मतलब रोलिंग। इसके अलावा चूर्णम मतलब पल्वराइज कर दो, छोटे छोटे पार्टिकल में उसको पल्वराइज कर दो। इसके अलावा क्या आता है, स्लाइसिंग या क्रंदनम, काट दो उसको छोटे छोटे हिस्सों में। तो मैकेनिकल प्रोसेसिंग में भी कई प्रक्रियाएं यूज की जाती थी, जैसे कि शेषणम हो गया, मंथनम हो गया, चूर्णनम हो गया, वलनम हो गया और कृंतनम हो गया। इसके बाद आता है केमिकल प्रोसेसिंग। केमिकल प्रोसेसिंग में भी कई मेथड है, जैसे एक होता था परिपाका, जिसको फर्मेंटेशन बोलते हैं आज की तारीख में, है ना।
परिपाका मतलब होता है जिसको आज की तारीख में फर्मेंटेशन बोलते हैं। इस तरीके से क्या कर दिया जाता था, एक पात्र में कई सारी चीजों को भर करके कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता था फर्मेंट होने के लिए, ठीक है, ये परिपाका है। ऐसे ही एक चीज होती है, वो है दुग्ध द्रवण। दुग्ध द्रवण का मतलब होता है कर्डलिंग, है ना। और आखिरी में एक आता है अचार करना, मतलब कि अचार रख दो, पिकलिंग, है ना, अचार रखते हैं भाई, तो एक केमिकल प्रोसेस हो गई ना अचार रखना। क्यों प्रोसेस हो गई केमिकल भाई? उसमें तुम तेल डाल रहे हो, उसमें तुम विनेगर डाल रहे हो, सिरका डाल रहे हो, आदि आदि चीजें डाल रहे हो, है ना, तो वो अल्टीमेटली केमिकल रिएक्शन करेंगे ना आपस में, और तुम्हारे प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ क्या आ जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये केमिकल प्रोसेसिंग में कई सारी मेथड्स का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। इसके बाद इसी में कुछ अन्य चीजें आती थी, अन्य नाम आते थे, जैसे सूप हो गया। तो सूप का मतलब होता था सूप ऑफ लेंटिल्स। लेंटिल का जो सूप बनाया जाता है उसको सिर्फ सूप भी बोलते थे, ठीक है। इसके अलावा एक क्या होता था, वेचिकम मतलब कि साइड डिश। उदन मतलब कि कुक्ड राइस, है ना। जैसे उदाहरण के लिए कि राइस को तुमने क्या बोला, व्री बोला, लेकिन पके हुए राइस को तुमने क्या बोल दिया, उदन, ठीक है। ऐसे ही जो सब्जियां थी उनके अलग अलग नाम थे, लेकिन पकी हुई जो सब्जियां इकट्ठा हो गई उसको हम क्या बोलते थे, शाक बोलते थे, है ना, क्या बोलते थे, शाक, ठीक। ऐसे ही क्या आता है आपका भक्ष्य। भक्ष्य मतलब होता है क्रैकर। जैसे तुम्हारे घर में दिवाली में इस प्रकार की चीजें बनती होंगी ना, है ना, दिवाली में तुम्हारे घर में खाने के लिए जो बनता होगा इस प्रकार का, है ना, स्टार्टर, उसको एग्जैक्टली भक्ष्य बोला जाता था। कुक्ड मांस एग्जैक्टली मांसी था। और पायस मतलब खीर, इसको कई बार हम क्या कहते हैं, पैशम कहते हैं। क्या कहते हैं, पैशम कहते हैं। और कई बार हम इसको क्या कहते हैं, क्षीर कहते हैं। और आज की तारीख में आप इसको क्या कहते हैं, खीर, है ना। आज की तारीख में क्या कहा जाता है, खीर कहा जाता है, जो कि चावल और दूध और शर्करा का क्या होता है, एक पका हुआ मिश्रण होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। ऐसे ही कुछ और सूप होते, उसमें एक होता था पानी, जिसको आप कहते थे, घृत हो गया, है ना, दुग्ध हो गया। तर्क मतलब क्या हो गया, मट्ठा, है ना। तर्क मतलब क्या हो गया, बटर मिल्क। बटर मिल्क का आपन नाम क्या बोलते हैं, सामान्यतः मट्ठा बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहीं पर क्या है, कुछ और चीजों का भी उल्लेख आता है। जैसे ऋग्वेद में एक श्लोक आता है, उस श्लोक का मतलब है कि एक्सट्रैक्ट द सोम विथ ब्रशिंग स्टोन्स एंड क्लींज इट यूजिंग कॉन्सिक्रेटेड वाटर्स, है ना। तो स्टोन के माध्यम से, है ना, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये स्टोन है दोनों, तो ये भी स्टोन है, ये भी स्टोन है। तो इन स्टोन के माध्यम से आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट निकालना है, और कंसंट्रेटेड वाटर के माध्यम से उसको क्या करना है, कंसंट्रेट करना है, ठीक है। थ्रू दिस एक्ट द मरूथ्स लीडर्स ऑफ द रेल्स क्लॉक एंड स्काई विद द क्लाउड कवर रिजेंबलिंग द व्हाइटनेस ऑफ अ काउ रिलीजिंग वाटर टू नरिश द रिवर्स। इस प्रक्रिया के माध्यम से कई सारे कार्य सिद्धि की जाती थी। तो ये भी एक प्रक्रिया वहां पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही कई सारे अनाजों का उल्लेख वैदिक पीरियड में अलग अलग श्लोकों में किया गया है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है ना। ऐसे ही अथर्ववेद में उल्लेख आता है किसका, घी का। एक ही श्लोक में घी का, बटर का, राइस का, हनी का, बार्ले का, इन सब का श्लोक एक ही उल्लेख में आता है ना। यम ते मंदम यमोदनम यानम यानमांसम निप्रनामी ते, है ना। तो एक पूरा श्लोक बना दिया गया था, अथर्ववेद में वो उल्लेखित है। तो वहां पर भी इन सभी पदार्थों का उल्लेख किया गया, ठीक है। ऐसे ही एक श्लोक आता है मनुस्मृति में, उसमें है कि इफ अ ब्राह्मण इंटेंशनली कंज्यूम्स मशरूम, है ना, यदि एक ब्राह्मण जानबूझ करके मशरूम खाता है, अथवा क्या खाता है, सुअर खाता है ना, अथवा गार्लिक लहसुन खाता है, अथवा चिकन खाता है, अथवा क्या खाता है, प्याज खाता है, तब होगा क्या, देन ही और सी इज नो लॉन्गर अ ब्राह्मण एंड हेंस डीम्ड एज अ शूद्र। कि यदि एक ब्राह्मण ने लहसुन, प्याज, चिकन या मांस कोई सा भी, सुअर, है ना, मशरूम को खा लिया, तो वो आज की तारीख से, वो व्यक्ति आज की तारीख से ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार का भी उल्लेख मिलता है ना। अब हमारे यहाँ काम की चीज क्या है कि भाई उस समय मांसाहार भी चलता था वैदिक पीरियड में, ये बात यहां से तय हो गई, है ना, ये बात यहां से तय होगी। वरना वरना यहाँ पर इस बात का उल्लेख नहीं किया जाता। किस बात का उल्लेख, चिकन का, पिग का उल्लेख नहीं किया जाता। मतलब उस समय खाया जा रहा था, इसलिए उसको क्या किया गया, निषेध किया गया, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही रामायण के, रामचरितमानस की बात नहीं कर रहा हूं, रामायण की बात कर रहा हूं। रामायण के अयोध्या कांड में एक उल्लेख आता है, जिसमें किसकी बात की गई है, कृष्ण मृग की बात की गई है, काले हिरण की बात की गई है ना। तो उसके सेवन को भी मनाही किया गया है।
ऐसे ही आपका अयोध्या कांड में ही रामायण के अयोध्या कांड में एक उल्लेख आता है जिसमें कई सारे पके हुए खाने, पानी, फलों आदि आदि की चर्चा की गई है ना। तो पता चलता है कि भाई उस समय किस प्रकार का भोजन चलता था। क्या सिर्फ मांसाहार था? नहीं। क्या सिर्फ शाकाहार था? नहीं भाई, दोनों चल रहे थे, दोनों प्रकार के लोग वहां पे क्या भोजन कर रहे थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही सुंदरकांड में उल्लेख आता है, क्या उल्लेख है कि मीट ऑफ अ पिकॉक, है ना, मतलब कि मोर का मांस, है ना, रूस्टर मतलब चिकन हो गया, पिग हो गया, गोट हो गया, है ना, पॉर्क्यूपाइन हो गया, फिश, बफेलो एंड अदर टाइप्स। तो इन सब का उल्लेख क्या है सुंदरकांड में किया गया है, रामायण के सुंदरकांड में किया गया। वेरियस ग्रेन्स एंड सेरेल का उल्लेख भी वहीं पर आपको देखने को मिल जाता है। महाभारत पीरियड की बात करेंगे रामायण के बाद, तो महाभारत पीरियड में राइस का उल्लेख मिलता है, जौ का उल्लेख मिलता है, व्हीट का, तिल का और दूध का उल्लेख भी देखने को मिलता है। दूध का उल्लेख तो 500 से अधिक बार क्या पूरे महाभारत में किया गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा महाभारत में आपका मीट का भी उल्लेख मिलता है, वेजिटेबल्स का भी और हनी का भी उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये चीज जानने का बोले मतलब क्या साहब, ये सब क्यों पढ़ा रहे हो? पढ़ाने का मतलब यह है कि आपके उसमें सिलेबस में जो हिस्ट्री ऑफ फूड लिखा वो अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाए और पता चल जाए कि भारत में खाने का इतिहास कितना पुराना है, किस किस प्रकार का खाना उस समय चलता था, किस किस प्रकार का खाना आज भी चल रहा है उस समय के रिजेम्बलेंस में, उस समय के समानता में। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्टेपल ग्रेन्स एंड लेग्यूम्स को लेकर के बात करें तो व्हीट और बार्ले चल रहे थे, है ना, जौ और गेहूं। इसके अलावा मिलेट्स और पल्सेस को भी देखने को मिलता है, राइस को भी देखने को मिलता है। इसके अलावा हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही आपको मीट और डेयरी प्रोडक्ट भी देखने को मिलते हैं और इसके बकायदा साक्ष्य मिल चुके हैं ना, इसके साक्ष्य बकायदा मिले हुए हैं। क्यों मिले हुए हैं? क्योंकि जो अन्नागार मिलते थे, है ना, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और अदर हड़प्पन साइड से हमको अन्नागार मिले हैं और खाना पकाने के लिए जो बर्तनों का प्रयोग किया था मिट्टी के, वो जो मिले हैं वो इस बात को सिद्ध करते हैं कि क्या पकाया जा रहा था, क्या खाया जा रहा था, ये बात हमको यहाँ से क्लियर होती है। ठीक है, ऐसे ही फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइसेस आदि आदि के बारे में हमको चर्चा मिलती है। ये एक 4600 साल पुराना हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या मिला है, एक किचन मिला है। जैसे उदाहरण के लिए कि आज भी आप देखेंगे सिंपल सा कि ये किचन का एक प्लेटफॉर्म है ना, ये किचन का क्या है, एक प्लेटफॉर्म है। इधर पे क्या है, साइड बेसिन वगैरह बना रहा होगा। तो इस प्रकार की चीज पहले भी देखने को मिलती है। पता चलता है कि भाई किचन वगैरह उस समय भी क्या है, काफी डेवलप्ड स्थिति में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद महाजनपद आते हैं। तो अब देखो, महाजनपद के पहले पहले तक शाकाहार और मांसाहार दोनों चल रहा था और मांसाहार बढ़ रहा था। लेकिन महाजनपद के आने के बाद मांसाहार कम होने लग जाता है। बोले साहब क्यों कम होता है? क्योंकि महाजनपद जब आया तो उसके जस्ट पहले क्या आ चुका था, बौद्ध धर्म आ चुका था और जैन धर्म आ चुका था। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों फोकस कर रहे थे किस चीज पर, अहिंसा पर फोकस कर रहे थे। और वो इस चीज को काफी तेजी से आगे बढ़ा रहे थे कि यदि आप हिंसा करेंगे तो जानवर कम हो जाएंगे और खेती नहीं कर पाएंगे आप। और भी ढेर सारे कॉन्सेप्ट चल रहे थे। इन सब का परिणाम ये होगा कि हिंसा क्या हो गई, कम हो गई। दैट मीन्स कि मीट प्रोडक्शन, मीट कंजम्पशन क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, इस कारण यहाँ पे वेजिटेरियनिज्म देखने को मिलता है। यहाँ पर शाकाहारी लोगों की संख्या बढ़ती है। इसके अलावा अर्बनाइजेशन होता है और स्पाइसेस और ट्रेड देखने को मिलता है। तो ये भी चीज यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा एक चीज आती है बिरयानी को लेकर के। कई कहते हैं बिरयानी यही भारत की है, कई कहते हैं बिरयानी भारत में मुगल लेकर के आए, कई कहते हैं कि बिरयानी मुगलों के पहले कभी इस धरती में थे ही नहीं। ठीक है, देखो बिरयानी भारत में पहले से थी, बिरयानी मुगलों के आने के बाद पॉपुलराइज हो गई। इसका मतलब ये नहीं होता है कि बिरयानी यहां पहले से नहीं थी, है ना। महाभारत में जो चावल होता है उसको पकाने की 16 प्रकार की विधियों का उल्लेख किया गया, 16-17 प्रकार की विधियों का उल्लेख किया गया है। उनमें से एक विधि का संबंध किससे बैठता है, आज की बिरयानी से बैठता है। ठीक है, अब यही बिरयानी अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग जगहों पर क्या है, अलग अलग नामों से प्रचलित है। जैसे चाइना में इसको बाओजाई फैन कहते थे, अफ्रीका में जॉलॉफ राइस कहते थे और ऐसे ही मेसोपोटामिया में इसको पिलाफ लाइक डिश कहा जाता था, है ना। तो इसके अलग अलग नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्या था, एंशिएंट इंडिया में फूड ग्रेन्स थे और एंशिएंट इंडिया में फूड ग्रेन्स की प्रोसेसिंग कैसे की जाती थी उसके बारे में आज की हमारी क्लास थी। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। आप में से जो लोग यहाँ तक पहुंचे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
दोस्तों के साथ शेयर करिए। हम लोग आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ कंटिन्यूएशन में ही। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।